तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। एक लड़की अपने गांव में आती है और अपने चाचा से कहती है कि जितने लेडीज हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं इस गांव की, उनकी एक पंचायत बैठाइए, उनको सबको बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। तो उसके चाचा जी जो होते हैं वो सारे महिलाओं को, लड़कियों को, गर्ल्स को इकट्ठा करते हैं और एक मीटिंग के जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लड़की वहां पर माइक पर बोलती है कि मैं इसी गांव की लड़की हूँ और आज मैं जज बन चुकी हूँ और आगे आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके का संतावना वो देती है और वहाँ की सारी महिलाएं खुशी से लहर से वो खिलखिला उठती हैं और उन्हें एक विश्वास दिलाती है वह जज कि आप जैसे जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं वह भी कुछ ना कुछ बन सकती है। कोई पीसीएस निकाल सकती है, कोई यूपीएससी निकाल सकती है, कोई जज बन सकती है, कोई ऑफिसर बन सकती है। अपने पैमाने में हर कोई हर कुछ बन सकती है। बस शर्त यह है कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मेहनत के सिवा अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, कॉपी बुक्स की ज़रूरत हो, किसी तरीके की मदद की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। आप मुझे एक कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। इस तरीके की बातें वो महिलाओं को करती है और उन्हें उत्साहित करती है, उन्हें इनकरेज करती है कि वो लोग आगे अपने लिए पढ़ाई का मार्ग को चुने और मेहनत करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में बन जाए। वो करीबन 2 दिन तक उस गांव में बिताती है। वो पूरे गांव में घूमती है और अच्छे से वहां की स्थिति को परखती है, जांचती है और लोगों की मदद करती है। इससे लोग काफ़ी खुश थे, उनमें एक अलग तरीके का भरोसा था और वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो आगे कुछ कर दिखाने को एकदम, उनको देखने के बाद उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है। उसके कुछ साल के बाद तकरीबन उस घटना के 1.5 साल के बाद, जो कि 3 फरवरी 2024 का दिन होता है, उस दिन अचानक से खबर आती है कि वो उस जज की मृत्यु हो चुकी है। वह जज अब इस दुनिया में नहीं रही, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। इससे उस पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। उस आसपास के उस गांव से भी लगे हुए गांव में भी काफी दुख का माहौल होता है। कई घरों में चूल्हा नहीं जलता। वहां की लड़कियां खास करके जिन्होंने सपने देख रखे थे वो निराश हो जाती हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो गया। अभी कुछ साल पहले ही वो आई थी गांव और अचानक से खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से सारे लोग सदमे में चले जाते हैं। हर किसी के मन में यही दुविधा थी कि आखिर उस महिला जज के साथ ऐसा क्या हो गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और पूरा माजरा क्या है। ये सारे लोग इस तरीके से अपने, फिर इसी बीच सबके दिमाग में ये बात भी आती है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एक जज जिनका नाम गुप्त रखा गया था, उनकी इच्छा मृत्यु की जो मांग उन्होंने उससे की थी, इस बात की सीजीआई से जो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, यह बात लोगों के दिमाग में एक शंका पैदा करती है कि कहीं इसी तरीके से हमारी इस गांव की लड़की के साथ तो कुछ घटना नहीं घटी जिस वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा बैठा। और इस तरीके के कई शक उनके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सीजीआई से इच्छा मृत्यु मांग की जो घटना थी वो भी उत्तर प्रदेश के ही इलाके से थी और यह लड़की भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती थी। इस तरीके के कई शक, कई चिंताएं उस लड़की के प्रति उस गांव में थी और इसी पर आज हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पूरा माजरा था क्या और कैसे एक हमेशा खुश रहने वाली, लोगों को मोटिवेट करने वाली लड़की अचानक से अपनी जान ले लेती है और अपने जीवन को खुद के हाथों से ही खत्म कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योत्सना राय के बारे में। ज्योत्सना राय 1995 में जन्मी थी और अपने बचपन से ही काफी मेहनती और ब्राइट स्टूडेंट थी। उसने पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल किया था। उसने वो अपने इस कम उम्र में 2019 में उसने अपने जज वाले एग्जाम को निकाल कर वो जज के पोस्ट पर जा चुकी थी और अचानक से एक खबर आती है 3 फरवरी 2024 को यूपी के बदाऊं इलाके से तकरीबन सुबह का 9:30 बजे होंगे। 9:30 बजे जज कॉलोनी, जहां पर सारे जज वगैरह रहते थे, सीनियर जज हो, जूनियर जज हो, सिविल जज हो, सारे लोगों की एक कॉलोनी थी। उसी कॉलोनी में इसी महिला जज ज्योत्सना राय के घर के बाहर एक अर्दली भूपराम करके एक व्यक्ति बाहर आता है और वो मैडम को बहुत देर तक आवाज दे रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो मैडम थी कि वो दरवाजा जोर जोर से पीट कर उन्हें बुलाए, तो वो धीरे से आवाज दे रहा था।
अक्सर वो मैडम इस समय तक दरवाज़ा खोल दिया करती थी, मगर उस दिन वो नहीं खोल रही थी। तो उन्होंने कई 2-3 कॉल्स किए, उन्हें उनके फ़ोन की घंटी बाहर तक सुनाई भी दे रही थी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इस पर वो कशमकश में वहीं खड़ा हुआ था, सोच रहा था कि अब मैं कैसे करके उन्हें बाहर बुलाऊँ, दरवाज़ा पीटना उसे सही नहीं लग रहा था। इस पर उनके घर की मेड आ जाती है और वो उस व्यक्ति से पूछती है कि क्या हो गया, आज मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला? तो वो कहता है कि इसी प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रहा हूँ और काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। इस पर थोड़ी आवाज़ उस मेड ने लगाई, हल्के-फुल्के उसने भी दरवाज़े पीटे कि किस तरीके से शायद मैडम सो रही हो या बीमार हो, तो शायद वो नहीं सुन पा रही हो। इस सब थॉट्स के साथ वो दोनों ने दरवाज़े पीटने की कोशिश की, मगर जब ज़्यादा देर हो चुकी थी और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो लोग ने पास वाले बिल्डिंग में जो जज लोग रहते थे, उन सबको इकट्ठा किया और जब वहाँ के एक सीनियर जज वहाँ पर आके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें आवाज़ दी, कॉल किए, जब सामने से ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो फिर ये बात थोड़ी चिंता वाली लगने लगी और वहाँ के जजों ने वहाँ के डीएम, एसएसपी और वहाँ के न्यायालय में ऑफिस में कॉल कर दिया। वहाँ के जिला जज जो है सारे लोगों को कॉल कर दिया गया। वहाँ के जो डीएम है उस जिला के, वो है मनोज कुमार, एसएसपी है आलोक प्रियदर्शिनी, न्यायालय ऑफिस में भी कॉल कर दिया गया, वहां से भी कई अधिकारी आ जाते हैं और वहां के जिला जज जो थे पंकज अग्रवाल जी, वो भी भारी पुलिस बल के साथ उस जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं। और जब काफी देर और इंतजार करने के बाद, सारे लोगों के इकट्ठा होने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो उस दरवाजे को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में, डॉग स्क्वाड की मौजूदगी में, भारी पुलिसकर्मी बल की मौजूदगी में, वहाँ के डीएम, एसएसपी और न्यायालय के कई अधिकारी, जिला जज सारे, और वहाँ उस कॉलोनी में रहने वाले जज और वो 2 काम करने वाले जो बाहर में खड़े थे, सब लोगों की मौजूदगी में उस दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ का दृश्य थोड़ा सा अजीब सा लगा। जिस कमरे में मैडम रहती थी, वहाँ का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, सामान अपनी जगहों पे नहीं थे, थोड़े से घर बिखरा हुआ लग रहा था। और उससे ही ठीक लगा हुआ एक कमरा है, जब नज़र उस कमरे पे पड़ती है तो लोग सन्न रह जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं कि एक इतनी खुश मिजाज जज जो अपने हर स्थिति में खुश रहती थी, उसने बहुत मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। वो अपने ही मुकाम को लेकर लोगों को आगे प्रोत्साहित भी किया करती थी, वो अपने काम पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करती थी। उस जज ने अपने आप को फांसी पर लटका रखा था और उसका शव फांसी पर लटक रहा था। इस शव को देखकर सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस महिला जज ने अपनी ही जिंदगी क्यों खत्म कर ली। दरअसल ये जो जज थी, इनकी फैमिली में 5 भाई थे, यूपी के तराईडी गांव से ये बिलोंग करते हैं। ये 5 भाइयों का एक फैमिली था। 5 भाइयों के फैमिली में सारे भाई ऑफिसर्स थे। उसमें से तीसरे नंबर के जो भाई होते हैं, जिनका नाम होता है अशोक कुमार राय, उनके घर सन 1995 5 जुलाई को एक बेटी का जन्म होता है, जिसे प्यार से जूही बुलाया जाता था। और बाद में जब वो जूही बड़ी हुई तो उसका नाम ज्योत्सना राय रख दिया गया। ज्योत्सना राय ने 2010 में अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की, उसमें उसने प्रथम स्थान हासिल किया। 2012 में उसने 12वीं की कक्षा पूरी की, उसमें भी उसने प्रथम स्थान पाया। और जब उससे प्रश्न किया गया कि तुम अब क्या बनना चाहती हो, वो पढ़ने में बेहद ही ब्राइट स्टूडेंट थी, तो उसने कहा कि मैं न्याय करना चाहती हूँ, मैं न्यायिक सेवा में जाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले खुश थे और उसने जब एलएलबी पूरा किया और 2016 के आसपास उसने एलएलबी पूरा कर लिया था और वो लगातार एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और 2019 में उसने अपने एग्जाम्स क्लियर करके वो जज बन चुकी थी। शुरुआती साल में 2019 में उसकी पोस्टिंग अयोध्या में हुई थी और वो अपने फैमिली से हर बातें शेयर किया करती थी। वो काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी। वो हर बात अपने घर में शेयर करती थी कि उसको इस जगह पे पोस्टिंग करने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और आगे भी करना चाहती है। वो पूरी ईमानदारी से काम किया करती थी। वो लोगों के हर केस को, दोनों पक्ष को अच्छे से सुनती थी और कितना भी बड़ा केस हो कभी डरती नहीं थी। बहुत निडर किस्म की वो युवती थी और उसने जितना हो सका अपनी तरफ से अपने काम में ईमानदारी दिखाई। अयोध्या में पोस्टिंग पर वो खुश तो बहुत थी, मगर ये जो तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है और ये होना ही होता है। तो साल 2022-23 में उसका तबादला यूपी में हो जाता है और यूपी में तबादले के बाद
वो काफ़ी दुखी सी थी, उसे तबादला ये पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब उसे किसी तरीके से यहाँ पर भी अपने आप को साबित करना था और पूरी ईमानदारी से उसे यह काम करना था। जब उसकी पोस्टिंग यूपी में होती, यूपी के बदाऊं में होती है, तो वो किसी तरीके से वहाँ भी एडजस्ट कर लेगी, इस बात की पुष्टि उसने अपने माँ बाप से की और वो लगातार अपने काम ईमानदारी से कर रही थी। इसी बीच उसे एक खुशखबरी मिलती है, नवंबर 2023 में उसका प्रमोशन हो जाता है। अब वो सिविल जूनियर जज बन जाती है और वो अपने काम और भी ईमानदारी से करने की वो कसम खाती है। इस पर सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से 3 फरवरी 2024 को एक खबर आती है कि उसने अपनी जान ले ली है। इस पर उसके जो पिता थे वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है। वो काफ़ी खुश मिजाज और थैंकफुल नेचर की थी, उसे जो मिला था वो उससे बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने हत्या का जो चार्जशीट थी वो फाइल करवा देते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है। इस पर पुलिस जब छानबीन करती है तो उनको उस बॉडी के आसपास एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आप लोग बहुत छानबीन करेंगे मगर छानबीन से कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी जान अपनी इच्छा से ली है। और कुछ इंग्लिश में भी लिखती है कि फीलिंग अलोन, मतलब मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। फीलिंग अनहैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, इस तरह के कई शब्द उसने अपने लेटर में लिखे हैं, जिसको उसके पिताजी इनकार करते हैं कि मेरी बेटी इतनी बहादुर लड़की थी, वो बिना किसी बात के अपनी जान नहीं ले सकती। और जब ये सब जांच पड़ताल चल ही रहा था, इस पर कांग्रेस की एक नेता जो है प्रियंका वाड्रा, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने पिछले बार जो एक सीजीआई से इच्छा मृत्यु की मांग एक महिला जज ने की थी, उनका जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, हमारी न्यायिक व्यवस्था का ध्यान रखने वाली जजों के साथ ही क्या अन्याय हो रहा है। इस पर योगी जी से न्याय की मांग करती हैं और पूछती हैं कि अब योगी जी इस पर क्या एक्शन लेंगे कि जो महिलाएं हमारे न्याय के लिए वहां बैठी हुई है, जो न्यायिक व्यवस्था की हेड है, उनके साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ जा रहा है कि एक जज जो है वो इच्छा मृत्यु की मांग करती है। अपनी आप बीती जो उनके साथ इतना घटिया कर्म किया गया था उसका एक ओपन लेटर जारी करती हैं और 1 महीने 2 महीने बाद ही एक और महिला जज केवल 29 वर्ष की ही थी, जिनका अभी करियर चालू ही हुआ था, उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। ऐसा अभी तक नजर आ रहा था। आखिरकार अंदर से क्या बात है, ये तो वक्त, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इस पर उसके पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और लगातार डीपली जांच की मांग की जा रही है। इससे आगे क्या रिजल्ट आता है ये देखने की बात होगी और आखिरकार ऐसा क्या हो गया उस महिला जज के साथ जो इतने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए भी खुद को ही इतना डिस्करेज कर दिया उन्होंने और अपनी ही उन्होंने जान ले ली। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी पर भी आरोप लगाना या परेशान करना नहीं है, केवल एक घटना को डिटेल से आप तक पहुंचाना है और आपको सतर्क और जागरूक रखना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। नमस्कार।